आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा जटिल, बुद्धिमान और हाँ भावनात्मक रूप से तेज मानी जाती है, महिला मस्तिष्क। लेकिन ये जानना थोड़ा हैरान करता है कि विज्ञान ने लंबे समय तक इस पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, 70 और 80 के दशक में डॉक्टर लुआन ब्रिजेंडाइन ने जब न्यूरोसाइंस पढ़ा तो उन्होंने पाया कि ज्यादातर रिसर्च वो डिफॉल्ट रूप से पुरुषों के दिमाग पर ही हो रही थी। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन था उनका। और इस जानकारी के हिसाब से डॉक्टर ब्रिजेंडाइन ने सिर्फ इस कमी को पहचाना नहीं, बल्कि इसे बदलने के लिए कदम भी उठाया। उन्होंने क्लिनिक शुरू किया। अच्छा। हाँ, जिसका खास मकसद था महिला मस्तिष्क को समझना, उसकी पूरी जटिलता में, उस पूर्वाग्रह से हटकर जो उस जमाने के विज्ञान में था। सही। तो आज हमारी चर्चा उन्हीं के काम और उनकी किताब द फीमेल ब्रेन पर आधारित है। हमें इसकी जानकारी बुक बाइट्स यूट्यूब चैनल के एक वीडियो सारांश से मिली है। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। इस सामग्री के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हार्मोन, भावनाएं और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति, ये सब मिलकर एक महिला के दिमाग को उसके पूरे जीवन में, गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक, कैसे आकार देते हैं। ये पूरी यात्रा। हाँ, हम हार्मोनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक फैसलों की पेचीदगियों और वो छोटे छोटे संकेत जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी यात्रा। बिल्कुल, और ये यात्रा शुरू होती है जिंदगी के बिल्कुल शुरुआती पड़ाव से, यानी भ्रूण, फिर शिशु और फिर छोटी बच्ची। हाँ। इस सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो ये कि गर्भावस्था के पहले 8 हफ्तों तक हर भ्रूण का दिमाग, चाहे वो आगे चलकर लड़का बने या लड़की, अच्छा, वो डिफॉल्ट रूप से महिला मस्तिष्क की तरह ही होता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब शुरुआत में सब एक जैसे। हाँ, बिल्कुल। फिर ये बदलाव कैसे आता है? यहीं पर शायद हार्मोन्स का रोल आता है। बिल्कुल सही, यहीं आता है वो फैसला कुन मोड़। नर भ्रूण में टेस्टोस्टेरोन का एक, आप कह सकते हैं, तूफान सा आता है। ये इतना जबरदस्त होता है कि न्यूरॉन से लेकर प्रजनन अंगों तक सब कुछ बदल देता है। ओह! और इसकी तुलना में मादा भ्रूण में एस्ट्रोजन का असर वो बहुत कोमल होता है। ये हार्मोन क्या करता है? ये दिमाग के जो कम्युनिकेशन पाथवेज हैं, यानी संचार के रास्ते, उन्हें एक्टिवेट करता है। अच्छा। और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की जो शुरुआती वायरिंग है वो डिजाइन करता है, एक तरह से नींव रखता है। तो ये जो शुरुआती हार्मोनल छाप है, यही है जो महिलाओं में अक्सर हम बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल समझ देखते हैं, उसकी नींव रखती है, ऐसा कह सकते हैं इस जानकारी के आधार पर। हाँ, काफी हद तक। और जन्म के बाद ये फर्क और भी साफ हो जाता है। कैसे? एक नवजात लड़की में एस्ट्रोजन का लेवल, आप यकीन नहीं करेंगे, एक वयस्क महिला जितना हो सकता है। सच में? जन्म के समय? हाँ, और इसका नतीजा, उसके दिमाग के जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं वो फलने फूलने लगते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते हैं। अच्छा। वो चेहरे के भावों को बहुत गहराई से महसूस करती है, समझती है, और नेचुरली इंसानी चेहरों की तरफ ज्यादा खिंचती है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि उसे सुना जाएगा, समझा जाएगा। और लड़कों में क्या होता है? जन्म के समय उनमें तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, उसका क्या असर दिखता है? उनमें स्थिति थोड़ी अलग है। टेस्टोस्टेरोन के असर से नवजात लड़के चेहरों में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। अच्छा। उनका ध्यान गति, हिलती डुलती चीजों और फिजिकल तरीके से दुनिया को एक्सप्लोर करने पर ज्यादा होता है। इस जानकारी के मुताबिक भाषा सीखने की रफ्तार और दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की प्रक्रिया उनमें थोड़ी धीमी हो सकती है। ओह! पर ये कोई कमी नहीं है, बस विकास का एक अलग रास्ता है। ये बहुत दिलचस्प है कि ये फर्क जन्म से ही दिखने लगते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? क्या ये हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं? नहीं, देखिए, लगभग 1 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियां दोनों में इन शुरुआती हार्मोन्स का लेवल काफी कम हो जाता है। अच्छा। तो बाहर से देखने पर वो काफी एक जैसे लग सकते हैं, शायद इसीलिए लोग सोचते हैं कि फर्क मिट गए। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन अंदर दिमाग की जो अलग अलग बनावट बनी थी ना, वो वैसी ही रहती है। वो एक तरह से ब्लूप्रिंट की तरह है, जो बस इंतजार कर रही है कि हार्मोन्स जीवन के अगले चरण में फिर से एक्टिव हों। और वो अगला चरण है बचपन का, है ना? टॉडलर और ट्वीन इयर्स। इस दौरान लड़कियों में क्या खास होता है? इस उम्र में अक्सर लड़कियां लगातार बातें करती दिखती हैं। हाँ, ये तो देखा है। उनका दिमाग जैसे एक स्पंज की तरह होता है, आसपास की हर चीज को सोखता रहता है। वो दुनिया को ज्यादातर इमोशनल नजरिए से देखती हैं, समझती हैं, और उनकी यादें भी अक्सर भावनाओं से जुड़ी होती हैं।
ये बचपन का दौर एक तरह से सुरक्षित और स्थिर सा लगता है। हाँ। लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक देती है प्यूबर्टी, यौवन। हाँ, और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, वो तूफानी किशोरावस्था। जानकारी में इसे हार्मोन की सुनामी की वापसी कहा गया है। सुनने में ही कितना ड्रामेटिक लगता है। और ये होता भी है ड्रामेटिक। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो बचपन में शांत हो गए थे, वो अब पूरी ताकत से लौटते हैं। और ये सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं लाते, बल्कि पूरे दिमाग को जैसे हिला देते हैं। दिमाग के कई हिस्से इन हार्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है इस वक्त? कौन से हिस्से सबसे ज्यादा असर में आते हैं? 2 मुख्य एरिया पर खास असर पड़ता है। पहला है हिप्पोकैम्पस, ये याददाश्त और सीखने का सेंटर है। ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा। और दूसरा है एमिगडाला, ये हमारे इमोशनल रिएक्शंस का कंट्रोल सेंटर है। हाँ। ये इस दौरान हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील। अच्छा, तो अगर इमोशनल सेंटर इतना सेंसिटिव हो जाता है, क्या इसीलिए किशोरियों को अक्सर तनाव से जूझने में ज्यादा मुश्किल होती है, या छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं? बिल्कुल, इसका सीधा नतीजा यही होता है। जो बातें शायद कुछ वक्त पहले या बाद में नॉर्मल लगती, वो इस दौरान बहुत बड़ी इमोशनल लहरें उठा सकती हैं। जरा सी आलोचना, दोस्तों से कोई कहा सुनी या कोई मैसेज इग्नोर हो गया, ये भी बहुत ज्यादा दुख या गुस्सा दिला सकता है। हाँ। और इसमें मासिक चक्र का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, मासिक चक्र और मूड स्विंग्स का कनेक्शन तो बहुत कॉमन है। इसके पीछे का साइंस क्या कहता है? ये जानकारी क्या बताती है? देखिए, महीने के पहले हिस्से में जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन को हम एक तरह से सोशल हार्मोन कह सकते हैं। अच्छा, सोशल हार्मोन। हाँ, मतलब ये जुड़ने को प्रेरित करता है। तो इस दौरान लड़कियां अक्सर ज्यादा कॉन्फिडेंट, बातूनी और दूसरों से कनेक्ट करने में सहज महसूस करती हैं। दोस्तों के साथ गपशप करना, उनका अप्रूवल मिलना, ये सब दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिव करता है, जिससे खुशी मिलती है। लेकिन फिर आता है महीने का दूसरा हिस्सा। हाँ, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है। प्रोजेस्टेरोन का असर थोड़ा अलग है। ये शांत करने वाला हार्मोन भी है, लेकिन एस्ट्रोजन के साथ इसका बैलेंस बिगड़ने पर मूड बदल सकता है। चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है और स्ट्रेस झेलने की क्षमता कम हो सकती है। यही वो केमिकल बैकग्राउंड है जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस कहते हैं। ये सिर्फ मूड खराब होना नहीं है, इसके पीछे असली हार्मोनल बदलाव है। और इस इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ एक और चैलेंज होता है ना, कि दिमाग का वो हिस्सा जो हमें सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है, वो अभी पूरी तरह बना नहीं होता। सही कहा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये प्लानिंग, नतीजों का अंदाजा लगाना और इम्पल्स कंट्रोल यानी आवेगों को काबू करने के लिए जिम्मेदार है। हाँ। वो किशोरावस्था में अभी बनी रहा होता है, वो पूरी तरह से वयस्क होने तक डेवलप होता रहता है। अच्छा। इसीलिए आवेगों पर कंट्रोल रखना मुश्किल होता है और फैसले अक्सर लॉजिक के बजाय भावनाओं से तय होते हैं। जानकारी में उदाहरण दिया है कि कैसे एक मिस्ड कॉल भी किसी किशोरी के लिए इमोशनल भूचाल ला सकती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसका इमोशनल ब्रेन यानी एमिगडाला तो पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन जो लॉजिकल ब्रेक है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी कमजोर है। ये समझना बहुत जरूरी है, वाकई। और ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन का क्या रोल है इस उम्र में? जब ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो ये दोनों न्यूरोकेमिकल्स भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे अक्सर बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं। हाँ, सुना है। वो करीबी रिश्तों और इंटीमेसी से मिलने वाले सुकून और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। वहीं डोपामिन, जो दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है, वो दूसरों से बात करने, जुड़ने और सोशल एक्सेप्टेंस मिलने पर खुशी का एहसास कराता है। तो क्या इसीलिए सामाजिक तौर पर रिजेक्ट होना या दोस्तों का नजरअंदाज करना इतना दर्दनाक महसूस होता है इस उम्र में? बिल्कुल। जानकारी बताती है कि ये सचमुच विड्रॉल सिम्टम्स जैसा महसूस हो सकता है। विड्रॉल? जैसे नशे के होते हैं? हाँ, क्योंकि सोशल कनेक्शन दिमाग के उन्हीं रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है जो नशे की लत में शामिल होते हैं। तो जब वो कनेक्शन टूटता है या खतरा महसूस होता है तो दिमाग को सचमुच उस इनाम की कमी खलती है, जिससे दुख, चिंता, बेचैनी महसूस होती है। शारीरिक बदलावों का भी जरूर असर पड़ता होगा इस दौरान। हाँ, बिल्कुल। शरीर में होने वाले बदलाव जैसे कर्व्स आना, नई संवेदनाएं महसूस होना, ये सब कंफ्यूजन और जिज्ञासा दोनों पैदा करते हैं। दूसरों की नजरें, खासकर ऑपोजिट सेक्स की, अचानक नई और कभी-कभी डरावनी लग सकती हैं। हाँ। इस अनिश्चितता और सेंसिटिविटी के दौर में सुरक्षित महसूस करने के लिए लड़कियां अक्सर अपने करीबी दोस्तों का एक मजबूत ग्रुप बना लेती हैं। हाँ, वो सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल, वो उनका इमोशनल कवच बन जाता है। और हाँ, एक और चीज, नींद के पैटर्न में भी बदलाव आता है। अच्छा। एस्ट्रोजन का बढ़ावा लेवल स्लीप वेक साइकिल को बदल सकता है,
जिससे कई किशोरियां देर रात तक जागने वाली नाइट आउल बन जाती हैं और फिर दिन में थका हुआ महसूस करती हैं। किशोरावस्था का ये दौर तो वाकई एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है। इसके बाद क्या आता है? युवा वयस्कता, जहां रिश्ते और रोमांस अक्सर सेंटर स्टेज पर होते हैं। हाँ, अगला अध्याय है हार्मोन और जुनून, युवा वयस्कता। इस स्टेज पर ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन के हाई लेवल के कारण दिमाग रोमांस, प्यार और इंटीमेसी के लिए और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। दिल आसानी से किसी पर आ सकता है और कनेक्शन बहुत गहरा महसूस हो सकता है। लेकिन यहीं पर रिश्तों में वो आम प्रॉब्लम भी आती है जिसे जानकारी में न्यूरल मिसमैच कहा गया है। इसका क्या मतलब है, जरा समझाएंगे? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये बताता है कि महिला और पुरुष मस्तिष्क जानकारी को, खासकर इमोशनल जानकारी को, अलग तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा। महिला मस्तिष्क एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन के असर में अक्सर गहरे इमोशनल कनेक्शन, लंबी बातचीत और फीलिंग शेयर करने में खुशी ढूंढता है। वो आवाज के टोन, चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज जैसे नॉन वर्बल संकेतों को पकड़ने में बहुत माहिर होता है। और पुरुष मस्तिष्क इस जानकारी के हिसाब से? जानकारी के अनुसार पुरुष मस्तिष्क, जिसमें प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव बढ़ता है, वो अक्सर एक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्ट्रैक्शन या कभी-कभी चुप्पी में ज्यादा सहज महसूस कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन इमोशनल सेंसिटिविटी को थोड़ा कम कर सकता है और एग्रेशन, कंपटीशन या इमोशनल दूरी को बढ़ा सकता है। तो जब एक साथी दिल खोलकर अपनी भावनाएं बताना चाहता है और दूसरा साथी चुप रहता है या टॉपिक बदलने की कोशिश करता है, तो ये जरूरी नहीं कि उसे परवाह नहीं है। हाँ, ये बहुत होता है। ये उनके दिमाग की अलग-अलग प्रायोरिटीज और वायरिंग का नतीजा हो सकता है। ये नफरत नहीं, ये है न्यूरल मिसमैच। ये समझना तो रिश्तों में कई गलतफहमियों को दूर कर सकता है वाकई। लेकिन हार्मोन्स का ये जो कॉकटेल है, ये कभी-कभी मुश्किल भी पैदा कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन का ये जो पावरफुल मिक्सचर, हाँ, ये एक महिला को किसी के साथ गहरा बॉन्ड बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, तब भी जब शायद वो रिश्ता उसके लिए सही न हो। ओह। जानकारी ये भी बताती है कि इसी वजह से कुछ महिलाएं उन पार्टनर्स के साथ भी जुड़ाव महसूस कर सकती हैं जो शायद उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करते, अपमान करते हैं या नजरअंदाज करते हैं। ऐसा क्यों? दिमाग लगातार उस इंटीमेसी और कनेक्शन का इनाम, वो डोपामिन हिट ढूंढता रहता है जो उसे शुरुआती आकर्षण में मिला था। और जब वो इनाम नहीं मिलता तो उसे छोड़ने पर विड्रॉल सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी नशे की लत से छुटकारा पाने की कोशिश में होता है। ये तो काफी गंभीर बात है। अच्छा, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का भी कोई रोल होता है महिलाओं में? हाँ, टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में भी कम मात्रा में होता है। ये एंड्रोजन ग्रुप का हिस्सा है। इसका मुख्य काम सेक्स ड्राइव को एक्टिवेट करना है। अच्छा। लेकिन कभी-कभी, खासकर रोमांटिक कंपटीशन वाली सिचुएशन में, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर भी ला सकता है। और वो जो दिल टूटने पर आइसक्रीम या चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, उसका भी कोई हार्मोनल कनेक्शन है क्या? बिल्कुल है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या इमोशनल दर्द महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का लेवल गिर जाता है। दिमाग इस कमी को पूरा करने के लिए फौरन खुशी या राहत पाने का शॉर्टकट ढूंढता है। और वो शॉर्टकट है शुगर। हाँ, शुगर, खासकर चॉकलेट जैसी चीजें डोपामिन को तेजी से बढ़ाने का एक आसान तरीका है। तो ये सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये दिमाग की अपने केमिकल बैलेंस को फिर से पाने की कोशिश भी है। और जब प्यार होता है तब दिमाग में क्या होता है? वो हैप्पी दिवाली वाली बात क्या थी जानकारी में? हाँ, वो एक मजेदार उपमा दी गई है। जब कोई महिला किसी की तरफ अट्रैक्ट होती है या डेटिंग कर रही होती है, तो उसके दिमाग के प्लेजर सेंटर्स, जो डोपामिन से भरे होते हैं, वो सचमुच एक्टिव हो जाते हैं, जैसे रोशन हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हर मैसेज, हर कॉल, हर नजर का मिलना, हर स्पर्श, ये सब डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का जैसे विस्फोट करते हैं। दिमाग के लिए ये एक त्योहार जैसा होता है। क्योंकि ये सभी संकेत इमोशनली बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और गहरे जुड़ाव की उम्मीद जगाते हैं। ये शुरुआती जुनून धीरे धीरे शांत भी तो होता है। फिर आता है रिश्तों में स्थिरता का दौर, जिसे जानकारी में मिले हुए मन कहा गया है। हाँ, जब रिश्ता थोड़ा सीरियस और स्टेबल हो जाता है, तो डोपामाइन की वो शुरुआती आतिशबाजी थोड़ी कम हो जाती है। अब ऑक्सीटोसिन यानी बॉन्डिंग हार्मोन का रोल ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये सिर्फ बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों से भी बढ़ता है। जैसे किसी की आंखों में देखना, एक दूसरे को छूना, या यहाँ तक कि 20 सेकंड तक गले मिलना भी ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ा सकता है। इससे ट्रस्ट और इमोशनल क्लोजनेस बढ़ती है। इस जानकारी में एक स्टडी का जिक्र था
कि ऑक्सीटोसिन देने पर लोग दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीटोसिन दिमाग को सिग्नल देता है, इस इंसान पर भरोसा कर सकते हो। अच्छा। इसका मतलब है कि जब हम किसी के साथ फिजिकली या इमोशनली करीब महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग हमें उन पर भरोसा करने के लिए उकसाता है, भले ही वो व्यक्ति भरोसे के लायक हो या ना हो। ये हार्मोन का हमारे व्यवहार पर सीधा असर दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो शुरुआती डोपामाइन रश कम होता है तो कई लोगों को लगता है कि शायद प्यार खत्म हो गया। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। जानकारी साफ करती है कि ये प्यार का खत्म होना नहीं, बल्कि रिश्ते का नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन? हाँ, मतलब सामान्य होना। वो तीव्र जुनूनी फेज नेचुरली शांत होता है। अब दिमाग हार्मोन के तेज असर के बिना पार्टनर का ज्यादा न्यूट्रल होकर मूल्यांकन करने लगता है। हो सकता है जो आदतें पहले प्यारी लगती थीं, वो अब थोड़ी परेशान करने लगें। हाँ, ये होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर बदल गया है, बल्कि हार्मोन के चश्मे के हटने से आपका नजरिया बदला है। ये रिश्ते के ज्यादा गहरे और स्थिर फेज की शुरुआत हो सकती है। और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। महिला का मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है। अगला बड़ा पड़ाव आता है मातृत्व के साथ। माँ का दिमाग, ये क्या है? प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा हार्मोनल बदलाव लाती है। जैसे ही कंसेप्शन होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल आसमान छूने लगता है। ये शरीर में कई बदलाव लाता है, सूजन, थकान, भूख लगना। लेकिन इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। कई महिलाएं प्रेगनेंसी ब्रेन या मॉम फॉग का अनुभव करती हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। थोड़ा भुलक्कड़पन। हाँ, थोड़ा भुलक्कड़ या डिस्ट्रैक्टेड महसूस करना। गंध के प्रति सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है और इमोशन ज्यादा तेज हो सकते हैं। और जानकारी में एक थोड़ी चौंकाने वाली बात थी कि प्रेगनेंसी में दिमाग सिकुड़ता है। ये तो थोड़ी चिंता की बात लगती है। सुनने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन ये असल में चिंता की बात नहीं है। शोध बताते हैं कि ये सिकुड़न असल में दिमाग के ज्यादा एफिशिएंट बनने का संकेत है। एफिशिएंट? कैसे? जैसे कोई कंप्यूटर अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए गैर जरूरी फाइल्स डिलीट कर देता है ना, हाँ। वैसे ही दिमाग शायद खुद को मातृत्व की नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। ये कमी नहीं, बल्कि दक्षता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। और बच्चे के जन्म के समय क्या होता है? बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन का एक जबरदस्त विस्फोट होता है। ये हार्मोन माँ के दिमाग को तुरंत और गहराई से बच्चे के साथ जोड़ने के लिए रिवायर कर देता है। माँ बच्चे की गंध, उसकी आवाज, उसके मूड के प्रति अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव हो जाती है। हाँ। वो जो कहावत है ना, माँ को सब पहले पता चल जाता है। हाँ, बिल्कुल। इस जानकारी के अनुसार ये सिर्फ इंट्यूशन या अनुभव नहीं है, ये बच्चे के जन्म के साथ होने वाली तेज बायोलॉजिकल रीवायरिंग का नतीजा है। और वो मामा बियर इंस्टिंक्ट, बच्चे की सुरक्षा को लेकर माँ का एकदम प्रोटेक्टिव हो जाना। हाँ, बच्चे से दूर होने पर माँ को सचमुच एक तरह की बेचैनी या विड्रॉल जैसा महसूस हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का लेवल कम होता है। और अगर बच्चे को कोई खतरा महसूस होता है तो माँ के अंदर एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक आक्रामकता जाग सकती है। ये कोई इमोशनल ओवर रिएक्शन नहीं, बल्कि लाखों सालों के विकास का नतीजा है। माँ का दिमाग बच्चे को पालने और उसकी रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जानकारी भारतीय समाज में माँ को देवी का दर्जा देने की बात को भी एक तरह से वैज्ञानिक आधार देती है। माँ का मस्तिष्क सचमुच एक योद्धा और एक हीलर दोनों की भूमिका निभाता है। ये पूरी प्रक्रिया अद्भुत है वाकई। हाँ। और इस जीवन यात्रा का अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव है मेनोपॉज। इस समय तक तो महिला का मस्तिष्क हार्मोनल बदलावों का काफी अनुभवी हो चुका होता है ना? बिल्कुल। मेनोपॉज के चरण में प्रवेश करते समय महिला का मस्तिष्क इन उतार चढ़ावों का आदी हो चुका होता है। लेकिन यहाँ कुछ नया होता है। क्या? दिमाग के वो हिस्से जो क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जिम्मेदार होते हैं, हाँ? वो अक्सर और तेज, स्थिर और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। वो सिर्फ किसी की पत्नी या माँ की भूमिका में बंधी नहीं रहती, बल्कि अपनी एक स्वतंत्र, स्पष्ट सोच वाली बुद्धिमान पहचान पाती है। जानकारी में एक दिलचस्प बदलाव का जिक्र है कि आत्म अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा जागती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। मेनोपॉज के आसपास जब एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड और नर्चरिंग हार्मोन्स का लेवल कम होता है, तो दूसरों की देखभाल करने की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो सकती है। उसकी जगह अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं और अपनी आवाज को महत्व देने की एक शक्तिशाली इच्छा जागृत हो सकती है। अच्छा। वो सामाजिक फिल्टर जो शायद उसे अपनी बात कहने से रोकते थे, वे हट सकते हैं। लोग भले ही कह रहे ये तो पहले ऐसी नहीं थी। हाँ, अक्सर कहते हैं लोग। लेकिन इस जानकारी के अनुसार
ये उसका दबा हुआ सच्चा स्वरूप हो सकता है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। ये एक तरह से अब मेरी बारी है वाली भावना है। तो ये टकराव नहीं बल्कि एक तरह की सेल्फ रिक्लेमेशन है, खुद को फिर से पाना। हाँ, इसे इस तरह से देखा जा सकता है। मेनोपॉज के लगभग 1 साल बाद जब मासिक चक्र पूरी तरह बंद हो जाता है, हार्मोन्स का लेवल एक नई तरह की स्थिरता में आ जाता है। ये कुछ हद तक बचपन जैसी शांति होती है, लेकिन अब उसके साथ जीवन भर का अनुभव और ज्ञान भी होता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण लिबिडो यानी यौन इच्छा में कमी आ सकती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये प्यार या जुनून की कमी नहीं, बल्कि एक शारीरिक केमिकल असंतुलन है जिसे समझा जा सकता है और अगर जरूरत हो तो मैनेज भी किया जा सकता है। तो ये पूरी यात्रा गर्भ से लेकर मेनोपाज के बाद तक एक जटिल और लगातार बदलने वाली हार्मोनल सिम्फनी की तरह है ना? बिल्कुल सही कहा। बाहर से देखने पर ये जीवन के अलग अलग चरणों की चुनौतियां लग सकती हैं। कभी टीनेज ड्रामा, कभी रिश्तों की कश्मकश, कभी मातृत्व की थकान, कभी मेनोपॉज के बदलाव। हाँ। लेकिन अंदरूनी तौर पर, जैसा कि ये स्रोत बताता है, ये प्रकृति का एक अद्भुत और सहज नृत्य है जो हर चरण में महिला के मस्तिष्क को नए सिरे से घड़ता है, उसे विकसित करता है। और जब ये हार्मोनल ड्राइव्स अंततः शांत हो जाते हैं, तब एक महिला अक्सर खुद को एक व्यक्ति के रूप में ज्यादा पूर्ण और स्थिर महसूस करती है। वो अनुभव, ज्ञान और परिपक्वता का भंडार बन जाती है। समाज के लिए वो एक खजाने की तरह होती है, एक मेंटर, एक मार्गदर्शक, एक ऐसी नींव जिसकी बुद्धिमत्ता और समझ परिवार और समुदाय को सहारा दे सकती है, उन्हें रोशन कर सकती है। तो आज हमने डॉक्टर लुआन ब्रिजेंडाइन के काम पर आधारित इस जानकारी के जरिए महिला मस्तिष्क की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझने की कोशिश की और मुख्य बात ये उभर कर आती है कि ये हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन ये सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को, मतलब मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को गहराई से और लगातार आकार देते रहते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर ब्रिजेंडाइन का संदेश यही है कि जो भावनात्मक और व्यवहारिक बदलाव एक महिला अपने जीवन में अनुभव करती है, वे सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, उनके पीछे ठोस जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है। और ये समझना कि ये बदलाव हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारी प्रकृति का एक जरूरी हिस्सा है, ये हमें खुद को और अपने अनुभवों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है और शायद अपने फैसलों को अधिक सशक्त रूप से संभालने में भी। और शायद ये समझ हमें अपने आसपास की महिलाओं, हमारी माँ, बहन, साथी, बेटी, दोस्त, उनकी अपनी यात्राओं को ज्यादा सम्मान, धैर्य और सहानुभूति के साथ देखने में भी मदद कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के पीछे के संभावित बायोलॉजिकल कारणों को जानना हमें बेहतर समझ दे सकता है। सही कहा। और इस सामग्री में पुरुष मस्तिष्क के बारे में भी भविष्य में जानकारी देने का संकेत था। हाँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक विचार यहाँ उठता है। हाँ। अगर हम सिर्फ महिला मस्तिष्क ही नहीं बल्कि दोनों तरह के मस्तिष्कों की बायोलॉजिकल फंक्शनिंग और उन पर हार्मोन्स के असर को बेहतर ढंग से समझें, तो क्या ये हमारे आपसी रिश्तों, हमारे कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि सामाजिक अपेक्षाओं को बदल सकता है? क्या ये हमें उन सरल और अक्सर गलत स्टीरियोटाइप से परे देखने में मदद कर सकता है जो हम लिंग के आधार पर बना लेते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने वाला सवाल। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी सोच सकते हैं।